मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत हार्दिक नमस्कार। हड़प्पा सभ्यता का सेशन चल रहा है। आज तीसरा लेक्चर है और मुझे उम्मीद है आपको जल्दी से क्लास में आना चाहिए। जितनी जल्दी आप क्लास में आ सकेंगे उतनी जल्दी हम लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी और रिवीजन का वक्त है। मैंने कहा था कल आपसे पिछले लेक्चर में कि 10 मिनट पहले शुरुआती हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बिना किसी भूमिका के मैंने क्लास की शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि हमारे क्लास के सभी छात्र और छात्राएं तुरंत क्लास में उपस्थित हो जाएं। ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है, मालूम है। कांस्य काल की सभ्यता है, ये भी मालूम है। कांस्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा इस काल की सर्वोत्तम तकनीक है। तांबा और टिन मिला के 9:1 का रेशियो है इसमें, ठीक है। 3 देशों में विस्तार है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 मुख्य स्थल हैं, मुंडीगाक, शोतुरगई और देह मोरासी गुंडई। थोड़ा और आगे देख लेते हैं। भारत में 7 राज्यों में विस्तार है, मालूम है आपको। उत्तरी छोर बांडा है, दक्षिणी छोर दहमाबाद है। रोपड़ आप देख लीजिएगा, सतलज नदी के किनारे है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, बढ़ावली रंगोई नदी के किनारे है। यह प्रश्न आपके लिहाज से और सभी नए पुराने छात्रों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रंगोई के किनारे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। बाकी चीजें कॉमन है, सामान्य है। आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, देखा होगा। तो कुल मिला के स्थितियां ठीक जा रही हैं। मालवण एक ऐसा स्थल है, आप देख लीजिएगा, गुजरात में है, जहां से ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे बेसिकली नहर का एक अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता है। नहर का एक साक्ष्य मिलता है, एकमात्र केवल एक ऐसा अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। हमेशा यह प्रश्न आया है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग नहरों से सिंचाई कर रहे थे? बिल्कुल गलत बात है। नहरों का एविडेंस नहीं है, अप्रत्यक्ष संरचनाएं हमारे पास नहर जैसी हैं, ठीक है। रंगपुर आपको याद आया होगा, धान की भूसी है। लोथल आपको पता है, धौलावीरा, भगतराव, सुरकोटदा, ये सारी बातें हैं। सामान्य तौर पे हम लोग आज की क्लास में सीधे सीधे आते हैं और आज का जो हम लोगों ने कल सेशन आपसे शुरू किया था, वो सेशन शुरू किया था हम लोगों ने रिवीजन के तौर पे 4-5 बातें। नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न हमने आपसे डिस्कस किया था। तो नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न, उसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विभाजन 2 खंडों में है ना। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला है और पूर्वी टीला नगर टीला है। इतनी बात हो गई थी। फिर ये हुआ त्रिखंडीय योजना किस नगर की है, ये आपको पता है, तो वो धौलावीरा है। लोथल का दुर्ग पूर्व दिशा में स्थित है, ये आपको पता है। कालीबंगा का निचला नगर भी पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ये आपको पता है। चनुदड़ों में दुर्ग टीले और नगर टीले का स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास नहीं मिलता है, ये भी आपको बताया था मैंने कल। मैंने सारी, जो भी नए छात्र अगर जुड़ रहे हैं तो कल का लेक्चर आप देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों पर डिस्कशन करने वाला हूं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों पर डिस्कशन का मतलब है कि वो सारी बातें अलग अलग नगरों से जहां से मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों से मिले हुए अवशेषों के बारे में, है ना। जो भी अवशेष हमारे पास हैं उनको एक बार हम लोग बेहतर होगा डिस्कस कर लें, क्योंकि अक्सर एक प्रश्न तो यहां से आता ही है कि फलासी चीज वो कहाँ मिली है, ये चीज कहाँ से मिली है ना। कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है, पशुपति शिव की मोहर कहाँ से मिली है, ये सारी बातें मोटे तौर पे आपको पता भी हैं और कुछ रेयर टाइप के एविडेंस भी आ सकते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, ये मान के हम लोग क्लास की शुरुआत कर चुके हैं कि आपको सारी सामान्य बातें पता है ना। वो बेसिकली जहां पे हमें जरूरत है संभलने की, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, वहां पे हम बहुत सावधानी से काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक हड़प्पा नगर है। अगर हम हड़प्पा केवल बात कर रहे हैं
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता बात कर रहे हैं तो हड़प्पा के सभी नगरों के बारे में बात हो रही है, पूरी कॉमन हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा एक नगर की, तो ये ध्यान रखिएगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन केवल और केवल हड़प्पा से जुड़ी हुई है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और अब शुरुआत करते हैं। हड़प्पा का जो बेसिक विभाजन है वो दो खंडों में है, यह हमेशा की तरह आपको पता है। और लगभग सभी नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न लगभग एक जैसा है। सभी नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न लगभग एक जैसा है ना। पूर्वी टीला हमेशा नगर टीला है और पश्चिमी टीला हमेशा दुर्ग टीला है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास नाम उन्होंने रख लिए हैं। जैसे कभी मोहनजोदड़ो से पूछा गया होगा कि वो पुरोहित का सिर किस एरिया से मिलता है, वो कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस एरिया से मिलती है मोहनजोदड़ो के। सामान्य तौर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्वी टीले को एफ और पश्चिमी टीले को सामान्य तौर पे ए बी नाम दिया गया है। ठीक है, ए बी नाम दिया गया है। अब मामला यह है कि हड़प्पा से हमारे पास दो विशेष बातें हैं। पहली बात क्या है कि एक कब्रिस्तान मिलता है। तो यहां पे हड़प्पा के कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है? सेमेट्री R37। R37 का संबंध किस नगर से है? कब्रिस्तान R37 का संबंध किस नगर से है? तो वो है हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान, तो ये आप ऐसे मान लीजिए यहां से हमारे पास 57 कब्रें मिलती हैं। कितनी कब्रें मिलती हैं? 57। R37 वो एरिया है जो हड़प्पा का कब्रिस्तान है। अब मामला ये है, हड़प्पा में ही एक कब्रिस्तान एच है। कब्रिस्तान एच संस्कृति। एक विशेष बात यह है, क्यों याद रहना चाहिए आपको कब्रिस्तान एच? आपको क्यों याद रहना चाहिए? वो बेसिकली इसलिए क्योंकि यहां पर एक ताबूत में रखकर दफनाया गया शव मिलता है। ताबूत में रखकर दफनाया गया शव मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान देने की बात है ये। ध्यान देने की बात यह है कि जो भी शवाधान है हड़प्पा सभ्यता में, वो जैसे आज शवों को रखा जाता है वैसे ही रखा जाता है, केवल बॉडी को रख दिया जाता है। लेकिन कब्रिस्तान एच से हमारे पास एक काष्ठ पेटिका युक्त, ऐसा भी प्रश्न कभी आया है, काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान मिलता है। इसका मतलब यह है कि पेटिका माने बक्सा कह सकते हैं और सामान्य तौर पे ताबूत कह सकते हैं। सामान्य तौर पे आप इसको कॉफिन कह सकते हैं, कॉफिन बरेल भी पूछ सकता है। तो वो हड़प्पा से है। ठीक है, एक प्रश्न फिर ऐसे पूछा गया है, आप नोट करते चलिएगा और जहां पे जरूरत हो बाद में आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के जो शवाधान हैं, मैं केवल अभी शवाधानों पर बात कर रहा हूं। हड़प्पा के जो शवाधान हैं वो नॉर्थ टू साउथ हैं। एक बड़ी बात यह है, यानी कि उत्तर दिशा में सिर है और दक्षिण दिशा में पैर है। बॉडी को रखा जाएगा ना, कैसे भी बॉडी को कैसे भी रखा जाएगा तो दिशा होती है। जैसे आज भी शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाया जाता है, या फिर अगर आप शमशान में गए हो तो बॉडी को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो हड़प्पा के जो शवाधान है वो नॉर्थ टू साउथ है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात है, यहां पे आप नोट कर रहे हो अगर, तो कालीबंगा के शवाधानों को देख लीजिएगा। कालीबंगा के शवाधान साउथ टू नॉर्थ है। इसका मतलब यह है कि दक्षिण दिशा में सिर है और उत्तर दिशा में पैर है। यह बात क्लियर हो रही है। कालीबंगा, कालीबंगा के शवाधानों का जो बॉडीज का जो सिर है वो दक्षिण में है और पैर उत्तर में है। इसी तरह लोथल की बात अगर करें तो ईस्ट टू वेस्ट है। ध्यान रखिएगा, लोथल में ईस्ट टू वेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि वो शवाधान, शवों के जो सिर हैं वो पूर्व दिशा में है, और पैर, तो जब सिर पूर्व दिशा में होगा तो निश्चित है कि पैर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और लोथल के बाद इसका ठीक उल्टा रोपड़ में है। रोपड़ आपको पता है सतलज नदी के किनारे है, पूर्वी पंजाब में है, वेस्ट टू ईस्ट है। ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। शवाधानों से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, कभी ना कभी एक प्रश्न जरूर आता है। अब यहां पे बात ये है, ध्यान रखिएगा, ये जो लोथल और, एक मिनट, ये जो लोथल और कालीबंगा की जो कब्रें हैं, लोथल और कालीबंगा, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पूछा गया है, युगल शवाधान कहां से मिले, युगल शवाधान कहां से मिले हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि एक ही साथ ऐसी कब्रें जहां एक ही कब्र में दो बॉडीज को रखा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शवाधानों को एक साथ कंफर्म कर लेते हैं पूरा, फिर अभी हम लोग कालीबंगा पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, ऐसे तमाम नगर अभी आएंगे धीमे धीमे करके, धौलावीरा आएगा। तो कालीबंगा और लोथल से युगल शवाधान मिले हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह है युग्म समाधियां मिली हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही कब्र में दो बॉडीज को रखा गया है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, पहले इसको मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बात ऐसी आती है कि अगर युगल शवाधान लोथल और कालीबंगा से है ना, तो ग्रुप में करके पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब लोथल में एक बार आपसे प्रश्न यहां पे मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पूछा था, और अब इस लिहाज से यह प्रश्न किसी भी कमीशन में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछा गया था कि एक ही कब्र में तीन बॉडीज कहां से दफनाई गई मिली हैं, तो एक ही कब्र में तीन बॉडीज एक ही जगह से मिली है, और वो है लोथल, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल में भी आपको ध्यान आना चाहिए कि कहां से एक कब्र में चार बॉडीज रखी गई हैं, कहां पे तीन रखी गई हैं, और कहां कहां पे वो दो दो शवाधान मिलते हैं हमको, ठीक है ना। अब ध्यान दो, लोथल में एक खास बात और है, एक विशेष कब्र ऐसी मिली है जिसमें मानवीय शवाधान बकरी के साथ है, यानी कि बकरी या बकरे को जो भी दफनाया गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बकरी। अब फिर बात आती है, रोपड़ का नाम आपको पता है, और रोपड़ में एक बड़ी खास बात यह है कि मानवीय शवाधान के साथ अनिवार्य रूप से कुत्ते भी दफनाए गए, यानी रोपड़ के शवाधान, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, कुत्तों के साथ है, बॉडी के साथ कुत्ते भी रखे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका ये रिवाइज हो रहा होगा और आपने पढ़ा भी है, और चीजें अच्छे से एक बार रिकॉल हो जाएं तो बेहतर है। एक चीज मुझे ये बता दीजिए आप अच्छे ढंग से, क्या कोई नगर ऐसा है जहां से हमारे पास कब्रिस्तान या शवाधान क्षेत्र अगर कोई था अभी तक नहीं मिला है? वो कौन सा नगर है, कुछ आइडिया है उस नगर का? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमारे पास अभी तक किसी भी तरह के कब्रिस्तान क्षेत्र का पता नहीं चला है। तो अगर वो ये कहते हैं, ये बताइए कि कोई नगर ऐसा है जहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है, तो वो है मोहनजोदड़ो। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो कौन सा स्थल है जहां से अब तक सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र मिला है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र मिला है, तो वो हो गया सनौली। मुझे उम्मीद है आप इसको बढ़िया से देख पा रहे होंगे और इसको बढ़िया से कर पा रहे होंगे, है ना। अब एक बड़ी बात ये आती है, ध्यान देने की बात है, हर बात ध्यान देने की ही है। क्या लोथल में सती प्रथा के साक्ष्य ढूंढे जा सकते हैं? सती प्रथा के प्रचलन का अस्तित्व है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, दो तीन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, ठीक है ना।
और फिर एक बात आपसे यहां एक डिस्क्लेमर फिर दे दे रहा हूं, अगर आपके पास बेहतर जानकारी है तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करिए, है ना। कमीशन कैसे आपको जज करता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपका विवेक अलाउ करता है तो स्वीकार करिएगा, नहीं तो आप बेहतर अपने विवेक से निर्णय करें। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अभी जो भी धार्मिक विश्वास हैं, पारलौकिक विश्वास हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष की जानकारी बहुत न्यूनतम है और सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी हमारी शून्य है, 0। ठीक है। अब मान लिया कि एक ही कब्र में 2 बॉडीज मिली हैं, मान लिया, ठीक है। तो अब इससे ये कैसे पता चलता है कि समाज में सती प्रथा का प्रचलन था? कैसे कह सकते हैं? वो कहेंगे कि सर वो पुरुष की डेथ हो गई होगी, महिला को दफना दिया गया होगा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं तब कि जब आपके पास कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जब आपके पास कोई रिटन एविडेंस है नहीं तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो महिला की डेथ हुई हो और पुरुष को दफना दिया गया हो। इस बात की तरफ क्यों नहीं निगाह जाती है आपकी? हाँ, ये कह सकते हैं कि विद्वान S.R. राव सर का नाम आता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ संकल्पनाएं ऐसी हैं जिसमें हमें किसी विद्वान के नाम का रेफरेंस अगर देना पड़े तब हम ये मान सकते हैं कि हां ऐसा रहा होगा। अब जैसे कहते हैं S.R. राव सर ऐसे हैं जिन्होंने लोथल का उत्खनन किया था। उन्होंने कहा कि संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? तो अब मामला ये है कि S.R. राव सर की ये अपनी व्यक्तिगत बात है। जैसे आपको मैंने बताया मोटे तौर पे कल के लेक्चर में भी बात हुई थी। धैर्य से बैठिएगा, देखिए बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, बहुत धैर्य से बैठिएगा। मुझे समझने के लिए एक पैशंस की बहुत जरूरत है आपको, है ना। वो उस तरह की मसाला चाय जैसी क्लास है नहीं मेरी। गंभीर छात्र ही मुझे कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं तो शॉर्टकट, ये ध्यान रखिएगा, जीवन का सबसे लंबा रास्ता शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट अडॉप्ट करके आपने जीवन के 20 साल बर्बाद कर दिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो ठीक है, और अगर सही नहीं लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप जैसा समझे वैसा करें। ध्यान रखिएगा, जैसे हड़प्पा में हड़प्पा वासी क्या हलों के प्रयोग से परिचित थे? हाँ, बिल्कुल परिचित थे। कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है, बनावली से हमारे पास मिट्टी के खिलौने के हल के साक्ष्य हैं। लेकिन फिर बात वही आ गई कि D.D. कौशाम्बी सर का ये व्यक्तिगत मत है। ये सारे शब्दों पर मेरे ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासी हलों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, क्या ये किसने कहा है? तो वो D.D. कौशाम्बी सर हैं। बात समझ में आ गई होगी, है ना। फिर ध्यान दो, ऐसे ही जैसे कि प्रशासन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, इस बारे में हमारे पास कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो फिर उसमें मॉर्टिमर व्हीलर साहब का ये अपना व्यक्तिगत कथन है कि प्रशासन का स्वरूप चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन उसमें धर्म की प्रधानता रही होगी, धर्म की प्रधानता हो सकती है। तो अब एक बात मैं आगे बढ़ूं, थोड़ी और एविडेंसेस पर मैं डिस्कस करूं। एक चीज ये है सती प्रथा, सती का मतलब क्या होता है? विशेष तौर पे मैं छात्राओं से मतलब ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, सती का मतलब क्या है? छात्राएं जवाब दें। मैं 1 मिनट के लिए आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से छात्राएं जवाब दे दें कि सती का मतलब क्या है। तो ये निश्चित है किसी ना किसी दशा में आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि सती का मतलब है ऐसी महिला जो पति के साथ अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो वो जल जाती थी। तो बिल्कुल भी ऐसी संकल्पना इसका
अर्थ ही नहीं है ये। सती का केवल मतलब है सात्विक आचरण वाली महिला, सात्विक आचरण वाली महिला, ध्यान रखिएगा, सात्विक आचरण वाली महिला। और उसी तरह सात्विक आचरण वाला पुरुष संत कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कितनी भयानक बात है। अगर यहीं पर संत शब्द की बात आ जाए तो बस यहीं पर यह बात हो जाएगी, सात्विक आचरण वाला पुरुष हो जाएगा। तो सती का मतलब है एक ऐसी महिला जो सात्विक आचरण वाली है, अपने पति में आस्था रखने वाली महिला है। बात मेरी समझ में आ गई होगी, है ना। इसके एविडेंस हमारे पास, यानी कि जो जैसा जो उसका विकृत रूप आप दिखाई पड़ता है वो गुप्त काल में एरण अभिलेख में दिखाई पड़ता है। अब एरण अभिलेख तो ऐसे आपको पता लगता है कि एरण अभिलेख सती प्रथा के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, कृपया जवाब दीजिए, एरण अभिलेख में कौन सी तिथि अंकित है? गुप्त संवत तिथि बताइए मुझे, एरण अभिलेख की जो अंकित तिथि है वो बताइए मुझे। बहुत सारी बातें अब आएंगी ऐसे दूर तक और मैं लंबा चलूंगा, आपको मुझे बता दीजिए एरण अभिलेख में तिथि अंकित है क्या? तो अब आप जवाब दे रहे हैं 510 ईस्वी। 510 ईस्वी कहां अंकित है मुझे बताइए। गुप्त इस एरण अभिलेख में 510 ईस्वी कहां अंकित है? एरण अभिलेख में अंकित है गुप्त संवत 191। अंकित तिथि की बात मैं कर रहा हूं, उसमें वो है कब का? वो हम आज के रेफरेंस में पढ़ते हैं वो 510 एडी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो अंकित है वो गुप्त संवत 191। आप कहेंगे सर आप ये 510 एडी कैसे है? तो ध्यान दो, गुप्त संवत 319 एडी में शुरू होता है, तो इसमें 319 जोड़ दो। 9 1 10, 9 1 10, 1 11, 3 1 4 1 5, 510 एडी आ गया। ये समझ में बात आ रहा है? एक प्रश्न कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि फला फला अभिलेख में तिथि अंकित है शक संवत, ये विक्रम संवत में ये कैसे होगी? कभी ये आया कि शक संवत में अंकित है और ईसवी संवत में क्या होगा? ईसवी संवत में अंकित है अगर कोई तिथि ये आती है तो इसको शक संवत में कन्वर्ट करिए। ये एडी और बीसी और संवतों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो विशेष तौर पे जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जैसे जो शक संवत की शुरुआत है वो 78 एडी से है। 78 एडी से है, इसका मतलब ये हुआ शक संवत की उम्र ईसवी संवत से 78 वर्ष बाद की है। विक्रमी संवत 57 बीसी में है, इसका मतलब है उसकी उम्र 57 साल ईसवी संवत से बड़ी है। ठीक इसी तरह एक प्रश्न और आया है आपसे, अलबरूनी ने गुप्त संवत एवं शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर बताया? देखिए हमारा लेक्चर कहां से कहां डायवर्ट हो गया, कंफ्यूजन आपके बने हुए फिलहाल, लेकिन इसको देख लीजिएगा। वो कहते हैं 241 वर्ष बताता है शक संवत और गुप्त संवत के बीच में। तो शक संवत शुरू हो रहा है 78 एडी में और गुप्त संवत शुरू हो रहा है 319 एडी में। 9 में से 8 लेस करेंगे 1 आएगा, 11 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा? वो 4 आएगा और यहां पे बचेगा 2। 241 वर्ष। अब ये कैसे कैलकुलेशन है ये हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट, जैसे एक प्रश्न देखो हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त एविडेंसेस में डिपेंड करता है, एक प्रश्न संवत में डिपेंड करता है, एक प्रश्न एंसेंट में अभिलेखों से डिपेंड करता है, एक प्रश्न लिटरेचर से डिपेंड करता है, एक प्रश्न प्रशासन से डिपेंड करता है, एक प्रश्न बौद्ध या जैन सभाओं से डिपेंड करता है। मतलब ये फिक्स पॉइंट्स हैं। एक प्रश्न मंदिर से फिक्स करता है कि ये नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, या ईंटों से बना मंदिर है, पहला मंदिर कौन सा है। एक प्रश्न मंदिरों से फिक्स करता है। तो अब मामला ये है कुल मिला के कि हम लोग अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर पाए, इतना फोकस कर पाए हम लोग
बेसिकली की परीक्षा के कुछ ऐसे प्रश्न टेक्निकल जहां पे हम लोग गलत कर जाते हैं, वो गलत ना हो। अब एक बड़ी बात ये दिखाई पड़ रही है कि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, मतलब लगभग कालीबंगा में, राखीगढ़ी में, लोथल में, सब जगह अन्नागार है। मैंने कल बताया था कि अन्नागार शहरों में होने ही चाहिए, अन्नागार शहरों में होने ही चाहिए। वो कहेंगे सर क्यों होने चाहिए? क्योंकि शहरों में उपभोक्तावादी जनसंख्या निवास करती है और उसके उपयोग के लिए खाद्यान्नों का संग्रह होना ही चाहिए। तो अब एक बड़ी बात है, हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार मिले हैं, अन्नागार मिला है, उसमें 12 प्रकोष्ठ हैं। कितने प्रकोष्ठ हैं? 12 प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब है कोठरियां हैं, 12 कोठरियां हैं। ये प्रश्न भी आया है कि सर्वाधिक अन्नागार कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो आपको ये पता होगा कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले जो अन्नागारों की जो संख्या है वो कितनी है। मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। 12 प्रकोष्ठ हैं और इन्हीं अन्नागारों के बाहर जो एक प्लेटफॉर्म है, ये पूछा गया ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूं अभी, केवल ध्यान रखिएगा हमारा टॉपिक हड़प्पा चल रहा है, केवल एक नगर हमने कंक्लूड किया है अभी, और वो है हड़प्पा, ठीक है ना। फिर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा से करके फटाफट सारे नगर डिस्कस कर लेंगे और एक लेक्चर में हम लोग इसका पूरा कल्चर डिस्कस कर लेंगे, बात समाप्त हो जाएगी। तो अब देखना, ये पूछा गया कि वो ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो बेसिकली इन अन्नागारों के बाहर एक प्लेटफॉर्म है, उसमें पकी ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, पकी ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ध्यान दीजिएगा, पकी ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं जिन्हें ओखलियां कहा गया है। यानी कि अनाज को कूटा भी जाता होगा, इन ओखलियों का प्रयोग किया गया है। फिर एक प्रश्न ये आया है कि ये बताइए श्रमिक आवास कहां से मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अन्नागार के पास ही है 15 श्रमिक आवास है। तो अब आपके लिए ध्यान रखना चाहिए, श्रमिक बस्ती कहां है या श्रमिक आवास कहां है? तो हड़प्पा से मिले हैं। 12 प्रकोष्ठ अन्नागार में है, 18 पकी ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ध्यान रखिएगा, वो हड़प्पा में है। अब मामला ये आता है, एक बढ़िया, कल मैंने बताया था, किस नगर को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है? अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर है ना, तो वो हड़प्पा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से तांबा गलाने वाले शिल्पियों की मूषाएं मिलती हैं, तांबा गलाने वाले शिल्पियों की वो जो क्या बोलते हैं उसको, भट्टियां मिलती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से जो मैं आगे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो इतनी महत्वपूर्ण बात है। एक काले पत्थर का, जैसे ये कहा जाए नटराज शिव का आद्य रूप कहां से मिलता है? आद्य रूप, नटराज शिव का आद्य रूप कहां से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, एक काले स्लेटी पत्थर की एक पुरुष आकृति, वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं वो कि ये बेसिकली पुरुष है या फिर महिला है, लेकिन वो उसका एक पैर ऊपर की ओर उठा हुआ है, थोड़ा सा खंडित है। तो ये कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नटराज शिव का आद्य रूप कहां से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि पशुपति शिव का कॉन्सेप्ट कहां से मिलता है, ध्यान रखिएगा, पशुपति शिव का, तो अभी हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, पशुपति शिव की मुहर कहां से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो है, पशुपति शिव की मुहर। अब एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी, और वो बात ये है, कभी ऐसे पूछा गया है कि ये बताइए, देखिएगा जो बात हम आज पढ़ा देंगे फिर वो कल हम रिपीट नहीं करेंगे, वो फास्ट ट्रैक हम बताएंगे। तो फिर कोई भी बात, अगर कोई भी संकल्पना कहीं से एक साथ कॉमन आ रही है तो हम जोड़ के बता रहे हैं।
तो जोड़ के बता रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि जब हम मोहनजोदड़ो बताएंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना, तब हम शॉर्टकट में ले लेंगे। तो एक प्रश्न ये भी है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो पशुपति शिव की मुहर है वो किसे मिली? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो पशुपति शिव की मुहर है वो किसे मिली? तो वो मिली अर्नेस्ट मैके को। ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट मैके को। ये बात बहुत बढ़िया है। और कहते हैं कि इसको आद्य शिव के रूप में, पशुपति शिव के रूप में किसने परिभाषित किया? तो वो है जॉन मार्शल। ये बात मुझे उम्मीद है आप ठीक समझ पा रहे होंगे, ठीक देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब उसमें कितने पशु हैं और कितने लेख हैं, कौन कौन से पशु हैं, एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि बाईं ओर कौन सा पशु है, दाईं ओर कौन सा पशु है, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि ये बताइए वो इन पशु युग्मों में कौन सा एक शामिल है या कौन सा एक शामिल नहीं है। ये सारे प्रश्न भी आए हैं, वो हम लोग मोहनजोदड़ो में डिस्कस करते हैं। और अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, ये आप चाहें तो ये अमृत कलश वाली पुस्तिका है, प्रैक्टिस सेट है, 3000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें, और आप चाहें तो इसको, मुझे फॉलो अप कर रहे हैं तो इसको रिवीजन के तौर पे इस पुस्तिका को आप, प्रैक्टिस सेट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ध्यान दो, एक विशेष बात क्या है, हड़प्पा से बात करते हैं तो बहुत आगे तक हम जाएंगे। एक विशेष मृदभांड मिला है हड़प्पा से, एक विशेष मृदभांड मिला है जिसपे प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन है। प्यासा कौवा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से हमें एक ऐसा मृदभांड मिलता है जिस पर प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन है, जिस पर प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन है। उसमें यह कहा गया है कि जैसे वो बचपन में कविता हम लोग पढ़ते थे, कौवा प्यासा था, वो घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, है ना, ऐसा वाली कविता पढ़ी होगी। तो वो एक मृदभांड है, उसमें एक कलश के ऊपर एक कौवे को बैठा हुआ दिखाया गया है, उसके चोंच में कंकड़ है। ये प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन कहां से मिलता है? तो वो हड़प्पा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन, ध्यान दो, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन कहां से मिला है? तो वो लोथल से है ना। लोथल के मृदभांड पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन मिलता है। वो ऐसे भी पूछा गया है कि वो विशेष मृदभांड कहां से मिलता है जो हमें पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी और कौवे की सुविदित कहानी की याद दिलाता है। तो इट इज फ्रॉम लोथल। मुझे उम्मीद है आप क्लियर कट सुन पा रहे होंगे, क्लियर कट लिख पा रहे होंगे, मुझे बहुत प्रॉपर। और एक बड़ी बात है, देखो, बहुत सही सही बात हम बता रहे हैं। ये क्रैश कोर्स है, ये आपके रिवीजन के लिए है। ये आपको तब फायदा करेगा जब आपने पहले से पढ़ा है और कहीं पर डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्रैश कोर्स एक डाउट सेशन और रिवीजन के रेफरेंस में आता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। किसी भी दशा में ये फुल कोर्स नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं कि हमारा फुल कोर्स 8 से 9 महीने का होता है। रोज 2 घंटे 2.5 घंटे रोज 8 से 9 महीने मैं पढ़ाता हूं। ये हमारा शॉर्ट टर्म क्लास है। उन गंभीर छात्रों के विशेष आग्रह पर कंटिन्यू करना शुरू किया है जिनके लिए मुझे लगता है कि इस बार उनका सिलेक्शन, ईश्वर कृपा करें, होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें बहुत सारी छोटी और बेसिक बातें कभी ऐसे हो सकता है कि वो स्किप हो जाएं,
तो वो मैं जानबूझकर उसको छोड़ूंगा। बहुत ध्यान से इस बात को अच्छे से दिमाग में अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, तो फिर एक बात आ रही है कि हड़प्पा वासियों के बीच में बच्चों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानियों का प्रचलन भी था। हाँ था। यद्यपि कि हम उनकी भाषा और उनकी लिपि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन यह निश्चित है ना कि नृत्य गायन की परंपराएं भी रही होंगी। हड़प्पा वासियों में नृत्य और गायन की परंपराएं थी या नहीं? हाँ थी। कांसे की वो नर्तकी की मूर्ति मिली है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब नृत्य और गायन की परंपराएं भी रही होंगी। सारा कुछ कॉन्सेप्ट केवल अभिलेखों, सॉरी, वो पुरातत्व, जो हमें पुरातत्व की जो सामग्री है, जो हमारे पास मृद्भांड है, जो चित्रांकन है, जो मुहरें हैं, उन्हीं के आधार पे, जो मूर्तियां हैं, उन्हीं के आधार पे हमने अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए। हर बात संभावना पे आधारित है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो हाँ ठीक है, तो नृत्य और गायन की परंपराएं भी रही होंगी। क्यों? ये किसी भी समाज में, किसी भी कबीलाई समाज में भी गायन और नृत्य की परंपरा होती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कभी कभार कोई वो फिल्म का नायक है और कहीं से जा रहा होता है और किसी मिशन पे जा रहा होता है, जंगल में फंस जाता है और फिर उसको वो कबीले वाले पकड़ लेते हैं और फिर उसको बलि देने के लिए ले जाते हैं और फिर होना लुलू करके वो गाना चलता है। आपने सुना होगा इस तरह की तमाम। फिर वो वहीं पे फिर नायिका भी आ जाती है, इस तरह की तमाम। तो बात यह है कि आदिम समाज में भी गायन नृत्य की संकल्पना होती है, किस्से कहानियों की संकल्पना भी होती है। ये बात बढ़िया हो रही है। तो मतलब ये कहानियों के दृश्यांकन है हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या है, हड़प्पा से हमें 7 घनाकार पासे मिलते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब हर बात मैं जोड़ के बता दे रहा हूं। पासे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हड़प्पा वासी पासे के खेल से परिचित थे, पासे के खेल से परिचित थे, और वो पासे वैसे ही हैं जैसे आज होते हैं। ये पासे वैसे ही हैं जैसे आज होते हैं। तो ध्यान देने की बात है, हड़प्पा से घनाकार पासे मिले हैं। और अगर इसी को थोड़ा हम आगे जोड़ दें तो लोथल इसमें ले लीजिए एक साथ। लोथल से हमें शतरंज की गोटियां मिली हैं, शतरंज के बोर्ड मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि नृत्य गायन के साथ साथ बच्चों के लिए किस्से कहानियों के साथ साथ इंडोर गेम्स की परंपरा, कमरे में बैठकर खेले जाने वाले खेलों की परंपरा के अस्तित्व के साक्ष्य भी हैं। कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हड़प्पा वासी शतरंज के खेल से भी परिचित थे। बिल्कुल परिचित थे भाई, लोथल से एविडेंस मिला है। पासे के खेल से परिचित थे, हाँ साहब परिचित थे। हड़प्पा वासियों को आउटडोर गेम्स की जानकारी भी थी, हाँ थी। कहेंगे सर वो कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से हमारे पास स्टेडियम के साक्ष्य हैं। धौलावीरा और एक जगह और है, जूनी कुरन का नाम आपने सुना होगा। वहां से हमारे पास खेल के मैदान के साक्ष्य हैं, स्टेडियम के साक्ष्य हैं। आप कहेंगे सर वो स्टेडियम तो एक गोल सा मैदान है, उसके चारों तरफ बैठने के लिए ईंटों की बेंचेस बनाई गई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा था। वो क्या खेलते थे इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती रही होंगी। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता रहा होगा। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से हैं? धौलावीरा और जूनी कुरन से हैं। ये बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गई होगी। आगे मैं चलूं तो एक विशेष इंपॉर्टेंट बात आती है, और वो क्या है
वो ये है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर से मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये बात आ जाएगी कि भाई मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो हड़प्पा है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, विशेष बात है ये, बहुत कायदे से दिमाग में रहनी चाहिए। मटर अलग है, तिल अलग है। मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात क्लियर कट होनी चाहिए। प्लस यहां से तरबूज के बीज भी मिले हैं, मतलब तरबूज से भी परिचित थे हड़प्पा वासी, तरबूज से भी परिचित थे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए तो खेती के एविडेंसेस के बारे में बात कर लीजिए, तो सरसों एवं चना की मिश्रित खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। अगर ये कहा जाए मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट कहां से है, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग कहां से है ना, ध्यान देना, मिक्स्ड फार्मिंग के साक्ष्य कहां से हैं, तो इट इज फ्रॉम, ऑल ऑफ यू नो, कालीबंगा, है ना। जुता हुआ खेत कहां से मिला है, कालीबंगा। तो अब देखो, गलतियां ना हो, मटर, तिल और तरबूज ये कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मिश्रित खेती का साक्ष्य कहां से है, तो वो कालीबंगा से है। क्या बोया गया था, सरसों और चना। तो अब यहीं पे ये बात भी आ सकती है कि ये बताइए सर, चावल के साक्ष्य कहां से हैं, चावल के साक्ष्य कहां से हैं, तो ध्यान देने की बात है, चावल के साक्ष्य कहां से हैं, तो ध्यान देना होगा, चावल लोथल में है ना। चावल के दाने कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। धान की भूसी कहां से मिली है, आपको पता है रंगपुर से मिली है। ये सब बड़े अब छोटे छोटे मतलब एविडेंस हैं, ये कॉमन एविडेंस है, ये पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। और अगर ये कहा जाए कि आपको जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो जौ के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। मुझे उम्मीद है आप चीजों को अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। जौ कहां से मिला है, सर्वोत्तम किस्म का जौ कहां से मिला है, तो जवाब बनावली है। बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, तो जवाब लोथल है। तो लोथल से चावल और बाजरे के दानों के एविडेंस है। मतलब कुल मिला के स्थिति ये है, आपको अगर कोई एक एविडेंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो उससे जुड़ी हुई हर बात आपको पता रहनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई हर बात आगे पीछे की। भाई फसलों को एक जगह कलेक्ट कर लिया, मुझे उम्मीद है आप चीजों को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। अब यहां से देखो, एक प्रश्न बहुत अच्छा आया है, वो कहते हैं हड़प्पा से एक विशेष मुहर मिली है ना। मुहर ध्यान रखना, सील की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी दशा में ध्यान रखिएगा, सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य नहीं है। इन मोहरों के बारे में मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, एक विशेष मुहर मिली है, गरुड़ अंकित मुहर मिली है। एक मुहर मिली है जिसमें गरुड़ अंकित है। तो ये कहा जाएगा, भाई ये बताइए वो गरुड़ अंकित मुहर कहां से मिली है, तो इट इज फ्रॉम हड़प्पा। अब मामला ये है, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी आपको हमारे साथ नहीं करनी है। फिर ये एक बात आती है कि व्याघ्र अंकित मुहर कहां से मिली है, व्याघ्र अंकित मुहर कहां से मिली है, तो अगर आप जवाब दें, व्याघ्र को बाघ कहा जा सकता है।
व्याघ्र अंकित मुहर कहां से मिली है? तो वो कालीबंगा से मिली है। मुझे उम्मीद एकमात्र है, ये ध्यान रखना। अब ये मुहरों की बात आ गई है तो पशुओं की बात आ गई है, पशुओं की बात आ गई है तो व्याघ्र अंकन वाली मुहर ध्यान दो। जो पशुपति शिव की जो मुहर है, पशुपति शिव की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से जो मिलती है, उसमें क्या दिक्कत है? वो बाघ वहां पर भी है लेकिन वो पशु युग्मों में है, केवल बाघ। ध्यान देना, बाघ का अंकन हुआ है, शेर का अंकन नहीं हुआ है, शेर का अंकन नहीं है। लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन बाघ एंड शेर, यू नो, ऑल ऑफ यू नो आई थिंक। तो ध्यान रखना, हड़प्पाई मोहरों पर बाघ का, ऊंट का, शेर का और गाय का चित्रांकन नहीं है। इन चार पशुओं का चित्रांकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं मिलता है। ये बात भी क्लियर कर लो, यहीं पर लगे हाथ सारी चीजें पढ़ते चले जाओगे। ये फैक्ट्स हैं जहां पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है ना? तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब थोड़ा सा एक चीज ये भी ध्यान देना होगा कि गरुड़ अंकित मुहर हो गई, बाघ अंकित मुहर हो गई, चार पशुओं का दृश्यांकन या चित्रांकन मोहरों पर नहीं है। तो सर्वाधिक किस पशु का चित्रांकन है या दृश्यांकन है, जो भी कह लीजिए, तो वो है यूनिकॉर्न। एक काल्पनिक पशु है, एक श्रृंगी पशु कह सकते हैं इसको, है ना? एक श्रृंगी पशु है ये काल्पनिक पशु है, बकरे की आकृति का पशु है जिसके नाक से एक लंबा सा सींग निकलता हुआ दिखाया गया है। सर्वाधिक चित्रांकन किस पशु का है? तो वो है एक श्रृंगी पशु का है। अगर ऑप्शन में एक श्रृंगी पशु नहीं मिलता है तो आप लगा सकते हैं कुबड़ वाले बैल का चित्रांकन द्वितीय बहुसंख्यक है, कुबड़ वाले बैल का, है ना? कुबड़ वाले बैल का दृश्यांकन। एक बात और आपसे यहां पर बताना चाह रहे हैं, बहुत सहूलियत से समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्पों में सही उत्तर नहीं होता है, एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं होता है। अब जैसे यही प्रश्न ऐसे कि हड़प्पाई मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्रांकन है, अब वहां पर एक बार यह प्रश्न ऐसे आ चुका है, एक श्रृंगी पशु ऑप्शन में नहीं है, तो आपको दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना पड़ता है और फिर आपको ध्यान देना होगा, वहां पर द्वितीय बहुसंख्यक वाले को बहुसंख्यक मानना पड़ेगा और कुबड़ वाले बैल को चुनना पड़ेगा। मोहरों की बात हो रही है, फिर बात ये आ रही है गैंडे और बारहसिंघे का चित्रांकन कहां की मुद्राओं मोहरों पर मिलता है? बारहसिंगा, गैंडे और बारहसिंघा के दृश्यांकन या चित्रांकन वाली मोहरें कहां से मिली हैं? आप जवाब दे सकते हैं और वो जवाब है आमरी। ये बात भी क्लियर हो गई है ना? क्लियर होनी चाहिए। नाव अंकित मोहर कहां से मिली है? ऐसी मतलब मोहरें जिसमें नाव का अंकन हुआ है तो उसका जवाब है मोहनजोदड़ो, है ना? आप मुझे सुन भी रहे हैं और कॉपी पेन लेकर के टेबल पर बैठिए, जब भी पढ़िए जितनी जल्दी हो सके स्पीड में रफ कॉपी में नोट करिए, फटाफट फटाफट फटाफट, ताकि वो दिमाग में आपके मस्तिष्क में चीजें रिकॉल होती रहें। और ध्यान रखिएगा, जीवन में लाइफ में कुछ भी रफ नहीं होता, जो कुछ भी होता है सब फेयर होता है। लाइफ में सब कुछ फेयर होता है, रफ नहीं होता। तो कोई भी काम जो भी आप करते हैं वो इतने ढंग से करिए कि आप उस काम को पहली बार और अंतिम बार कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से करिए,
है ना। तो इन मोहरों की बात हो गई एज वेल। अब आपको यहां पर यह ध्यान देना चाहिए, हड़प्पा से विशेष तौर पर एक जी एरिया है हड़प्पा सभ्यता का। एक नगर जो हड़प्पा है, वो ऐसे कह दिया जाए जी एरिया, जी एरिया, यहां से मनुष्य की खोपड़ियों के ढेर मिलते हैं, मानव खोपड़ियों के ढेर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बातें अलग हैं। मनुष्य की खोपड़ियां और मनुष्य के वो जो क्या बोलते हैं कंकाल, जैसे 42 मनुष्यों के कंकाल, तो वो मोहनजोदड़ो से हैं। उसको व्हीलर साहब बाह्य आक्रमण से जोड़ते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मोहनजोदड़ो डिस्कस करूंगा। तो जी एरिया से यहाँ पर ढेर सारे मनुष्यों की लगभग 20 खोपड़ियां मिली हैं। वो ऐसा माना जाता है शायद ये किसी बलि वगैरह या कुछ ऐसी किसी धार्मिक कर्मकांड का क्या एविडेंस है। तो बोल रहे हैं कि 20 मनुष्यों की खोपड़ियां यहाँ से हड़प्पा के जी एरिया से मिलती हैं। मुझे लग रहा है लगभग मैंने हड़प्पा से जुड़ा हुआ जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर दिया। एक आध दो एविडेंस और भी हैं छोटे छोटे, जैसे वो एक हार मिला है सोने की, जिसमें 6 लड़ियां हैं। सोने का हार कहां से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। ये बात मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी हड़प्पा में फिर से लौटेंगे जब हम लोग कोई चीज को रिलेट करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग। अब बात ये आ रही है ना मोहनजोदड़ो की। आपको ये सारी बातें बेसिक पता है, कहाँ है? सिंध प्रांत में है ना। और फिर वो लरकाना जिले में है, और फिर क्या है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये सारी बातें आपको, सामान्य जो बातें हैं ये आपको पता है। इसको मृतकों का टीला कहते हैं। ये सारी बातें बताने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मामला ये है कि इसको, जैसे इस नगर के लिए 2-3 बातें आई हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। लेकिन अब जो बहुत बात है, इसको एक धार्मिक नगर के रूप में भी कहा गया है कि एक धार्मिक नगर था। बोले मोहनजोदड़ो का एक धार्मिक नगर कौन सा है? या हॉली सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पवित्र नगर किसे कहा गया है? हॉली सिटी, ध्यान रखिएगा, हॉली सिटी, इट इज मोहनजोदारो। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था लेक सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लेक सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्या है? वो है धौलावीरा, है ना। इसको मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहा गया है। नखलिस्तान का मतलब है रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र, नखलिस्तान, ध्यान दीजिएगा, नखलिस्तान भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा गया। ये सब इतने कॉमन छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें आपको बहुत आश्चर्य की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो के खोज करता है राखाल दास बनर्जी सर, है ना। 1922 में इन्होंने खोजा था। अक्सर करके दिक्कत ये आती है कि उत्खनन किसने किया और खोजा किसने। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सावधान रहिएगा। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी, और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करवाया वो, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं जॉन मार्शल, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने कराया? 1922 से 1930 तक, ध्यान रखिएगा, है ना। कौन है? जॉन मार्शल हैं, ठीक है। फिर आगे अर्नेस्ट मैके भी ज्वाइन करते हैं इनको। अर्नेस्ट मैके भी 1927 में ज्वाइन करते हैं, 31 तक कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि एक बार प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये बताइए कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन से एक पुरातत्वविद संबंधित नहीं है, एक नहीं संबंधित है। फिर ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से मॉर्टिमर व्हीलर भी जुड़ते हैं। ये चारों नाम जो मैं बता रहा हूं, फिर मॉर्टिमर व्हीलर के बाद इसमें जॉर्ज एफ डेल्स भी जुड़ते हैं।
जॉर्ज एफ डेल्स भी जुड़ते हैं। देखिए, चूंकि मैं अभी शुरुआती कक्षाएं आपकी निशुल्क चल रही हैं, हमारी ये यूट्यूब पे जो ये लाइव चल रहा है क्लास हम लोगों का, ध्यान रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आप मुझे तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपने इन चीजों को पहले से पढ़ा होगा, नहीं तो चीजें आपके लिए बड़ी जल्दी 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 फास्ट ट्रैक में निकलेंगी। मैं बार बार ये कॉल कर चुका हूं कि मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं परीक्षा तक, गंभीर छात्र ही जुड़े इस शॉर्टकट शॉर्ट टर्म बैच में। क्यों? क्योंकि इसको बहुत जल्दी खत्म करना है, रिविजनरी बैच है। फुल बैच में 8 से 9 महीने पढ़ाता हूं। बात समझ में आ रही? 2 से 2.5 घंटा लगभग हम लोगों की क्लास चलती है, तो 8 से 9 महीना लग जाता है पूरा कोर्स कवर कराने में। और आपका, मैं हमेशा की तरह फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अमृत कलश पुस्तिका है, आप इसको बहुत गौर से ध्यान से देख लीजिए। बहुत अमूल्य प्रश्न है इसमें, टॉपिक वाइज है, 3000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, आंसर शीट के साथ है। इस पुस्तिका को आप चाहें तो मंगा सकते हैं, अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको सहूलियत ये होगी कि बहुत सारे प्रश्नों में जो डाउट है वो आपका यहां से क्लियर होता रहेगा, है ना। अब ध्यान देना, कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं यहां से, मोहनजोदड़ो के नाम से कुछ ऐसे बातें आ रही हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमेशा ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि द बिग बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिग, सर्वाधिक बड़ी कौन सी है? एकदम सरल सा प्रश्न है, पता नहीं लेकिन हमारा दिमाग कैसा वहां पे परीक्षा भवन में रिएक्ट करता है कुछ पता नहीं है ना। तो बोल के पढ़िए भाई, बोल के पढ़िए, बड़ी कौन सी है? अन्नागार है ना, अन्नागार है, द ग्रेट ग्रेनरी। इसमें 27 प्रकोष्ठ हैं, 27। और ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं पे आया है कि सर्वाधिक अन्नागारों के साक्ष्य कहां से हैं, तो मोहनजोदड़ो से हैं, 27 है वहां पे। हड़प्पा में कितने हैं? तो हड़प्पा के अन्नागार में मैंने अभी आपको 10-15 मिनट पहले बताया है, 12 प्रकोष्ठ है। अच्छा, फिर कहते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण कौन सी है? तो महत्वपूर्ण भाई, अब ठीक है, वो स्नानागार है, द ग्रेट बात है ना। क्लास के बारे में अपनी राय जरूर हमें बताया करिए, तो उससे हमें थोड़ा सा आपके सुझाव हैं तो सुझाव मुझे आप पर्सनल दे सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं तो वो हमें असिस्टेंट हमारे जो हैं वो हमें फॉरवर्ड कर देते हैं हमारे नंबर पे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें बहुत कायदे से समझ में आ रही हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने दोस्तों और अपने शुभ चिंतकों को। ये लेक्चर हमारा शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करना भी चाहिए, किसी का अगर फायदा हो जाए तो बढ़िया है। अब देखो, ये तो अन्नागार और स्नानागार आपको समझ में आ रहा है। देखो, अब एक बात और हम बताएं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। जैसे सड़कें कितनी चौड़ी हैं, ईंटों की नाप कितनी है, अन्नागार का साइज क्या है, स्नानागार का साइज क्या है, ऐसे प्रश्न रेयर हैं, नहीं पूछे जाते सामान्यतः, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक बात पहले आप इसको बहुत गंभीरता से चाहे सुन लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए प्लीज। इसको रामबाण समझ के हमारी इस बात को आज आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर आपके पीजीटी में 125 प्रश्न हैं और टीजीटी में 62 से 63 प्रश्न हैं, तो मेरी बात यकीन करिएगा, टीजीटी में 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे और यहां पर 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए। इन प्रश्नों को आप संख्या नोट कर लीजिए, इन प्रश्नों को आप कितना भी पढ़ लीजिए पिकअप नहीं कर पाएंगे। 10 प्रश्न लगभग ऐसे मिल जाएंगे जिनके उत्तर आपको ही नहीं, लगभग सभी छात्रों को नहीं आते होंगे।
तो ऐसे प्रश्नों की आपके सिलेक्शन में कोई भी निर्णायक भूमिका नहीं होती। ऐसे प्रश्नों की आपके सिलेक्शन में कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग, ज्यादातर लोग तुक्का लगाते हैं। तुक्का कैसे लगाना है ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। एग्जाम को कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब परीक्षा करीब आएगी। परीक्षा के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ हैंडलिंग पर है। कितना हैंडल कर लेते हैं आपके सिचुएशन को, बस उसी में सब कुछ पार है। तो देखो, पहले ऐसे प्रश्न हमेशा मिलेंगे। जैसे एक दो तीन प्रश्नों को मैं डिस्कस करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे एक प्रश्न ऐसे आया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब की जब डेथ हो गई तो उनकी अर्थी को किसने कंधा लगाया? विकल्प दिए हुए उसमें नेगेटिव अप्रोच का प्रश्न है। जब ये पहली बार प्रश्न आया होगा तो किसी भी दशा में इसका जवाब किसी को नहीं पता था, तुक्का लगाना पड़ा। ये पूछा गया एक बार जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो से के बीच में उम्र का कितना फर्क है, मतलब दोनों के उम्र में। बर्नी कितने बड़े छोटे ऐसे करके वो पूछा गया था। सबकी जन्मतिथि रटते रहेंगे। तो अगर ये प्रश्न तिलक की अर्थी को किसने कंधा लगाया, तो अब फिर यही रट लीजिए, फिर सब रटिए, जितने भी नेता हमारे हुए, जितने सबकी डेथ हुई, सबकी अर्थी को किसने किसने कंधा लगाया। नहीं रट सकते। एक बार ये प्रश्न आया है कि जवाहरलाल नेहरू की जन्म राशि क्या थी। सब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं एकदम बहुत गंभीरता से, बहुत जमीन पे, धरातल पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं। मेरी बात को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या अगर नेहरू की जन्म राशि पूछी गई है तो सभी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहे हैं, सबका आप कुंडली और जन्म कुंडली और जन्म तिथि और जन्म राशि निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो मेरा कहना यह है, ऐसे प्रश्नों को जो दो चार अगर आप सही कर भी ले जाएं पढ़ के, 10 किताबें पढ़ के आप 4 प्रश्न सही करते हैं तो बेहतर है एक किताब पढ़ करके और अपने 110 प्रश्न सही कर लीजिए। एक किताब पढ़ के 110 प्रश्न सही कर लीजिए, 15 नहीं कर पाएंगे। 4 किताब 5 किताब पढ़िए और 4 प्रश्न सही करिए। फायदा कहां पर है ये आप समझिएगा। ये आप समझिएगा। इस समय आपको अनर्गल तथ्यों को रटने की, दिमाग में बसाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने पूरे टीचिंग कैरियर के 24 वर्षों के अनुभव से कह रहा हूं। ये मेरा जो टीचिंग कैरियर है उसके अनुभव से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक दो प्रश्न ऐसे आज भी आपके लिए बने हुए हैं जो पूछे गए होंगे 10 साल पहले और उत्तर आज तक आपको नहीं मिला है। खोजते रहते हैं, सर इसका क्या है, उसका क्या है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? आपको याद है, मैंने अभी कुछ दिन पहले लेक्चर लिया था, आपको सीधे ऋग्वेद से रेफरेंस दिया था, ऋग्वेद दिखाया था। अब आपके पास ऋग्वेद नहीं है, आपके पास है नहीं, या ऐसे ही तमाम प्रश्न जिसमें आपको डाउट्स है, मेरे पास एकदम परफेक्ट सोर्स हैं। तो फिलहाल अब आते हैं कुछ नेगेटिव अप्रोच वाले प्रश्नों पे। लेकिन अब चूंकि पूछे गए हैं तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लिया हमने इसको, थोड़ा सा आप एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए आप, जैसा आपको उचित लगे। ये स्नानागार मैं मान लेता हूं, जो आप देख रहे हैं ये स्नानागार है। तो हम बोर्ड पे बात कर रहे हैं आपसे, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा। मतलब बोर्ड पे जो ये हमारा दिशाओं का जो वर्गीकरण है वो ऐसा है। तो एक बार आपसे प्रश्न ये आया है कि ये बताइए,
स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किन दिशाओं में थीं? अब ये बात कॉमन, अब सीढ़ियों पर, अब जैसे ये पशुपति शिव की मोहर के बारे में पूछा गया, कौन से पशु युग्म अंकित हैं, कितने अक्षरों का लेख है, तो ध्यान रखिएगा जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर दक्षिण दिशाओं में है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ये बताइए इस स्नानागार में पानी का स्रोत क्या था? पानी का स्रोत क्या था? तो पूर्व दिशा में स्थित कुआं था, इसको आप कुआं मान लीजिए। ये कुआं है और ये दिशा पूर्व है ना, ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक लग रहा है ना? देखो स्नानागार है, सामूहिक स्नान की परंपरा है हमारे यहां हमेशा से रही है। अच्छा, तो पानी भी होना चाहिए इसमें, तो पानी का स्रोत क्या है? कुआं है। अब एक खास बात ध्यान देना, मैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों पे आपसे बातचीत कर रहा हूं, यहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। हड़प्पा सभ्यता में कुएं के ऊपर घिरनी या पुल्ली के साक्ष्य नहीं मिलते। घिरनी या पुल्ली, इसी को पुली भी बोल सकते हैं, के साक्ष्य नहीं मिलते, के साक्ष्य नहीं है। विवादित प्रश्नों को छोड़ दीजिए। प्रश्न गलत है तो गलत का उत्तर सही कैसे आ सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रात्रि में सूर्य किस दिशा में निकलता है, तो क्या जवाब देंगे आप इसका? बोले प्रश्न ही गलत है तो इसका उत्तर कैसे आएगा? मुझे ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कुएं के ऊपर पुल्ली या घिरनी का साक्ष्य नहीं मिलता। अगर आपने कुआं देखा होगा तो जैसे वो ऊपर वो गडारी टाइप की पहिया टाइप का होता है, रस्सी डाली और फटाफट खींच लिया, नो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब जरा गौर करो, बाल्टी भी नहीं होगी, लोहे की बाल्टी थी और खींच लिया ऐसे। भाई बर्तन होगा तो वो मैक्सिमम कांसे का हो सकता है। कुएं से पानी निकालना भी एक अपने आप में एक टेक्निकल जॉब था, इसको भरना। एक तो इस स्नानागार को पानी से भरना बहुत टेक्निकल जॉब होगा, तो ये पता चलता है कि इसमें पानी भरने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब है कि समाज में श्रमिक वर्ग जरूर रहा होगा। अभी जब हम लोग सामाजिक विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि श्रमिक व्यवस्था भी, वहां पे देखिए श्रमिक बस्ती के साक्ष्य भी हैं। चीजें अच्छे से आ रही है ना। मैं एक बार शुरू हो जाता हूं तो फिर नॉन स्टॉप शुरू हो जाता हूं, फिर आप मुझे बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आपने कहीं भी पढ़ा हो लेकिन अगर रिवाइज कर लेंगे हमारे साथ तो भी बहुत अच्छा है। और अभी इस वर्ष में मौके बहुत आएंगे, उसका रीजन इसलिए क्योंकि अभी एलटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अभी फिर से हो सकता है कि माध्यमिक और इसकी वैकेंसी फिर से अगेन वो अनाउंस करेंगे, तो उसकी परीक्षाएं भी अगले वर्ष तक हो जाएंगी, चुनाव के पहले हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह की संभावना दिख रही है मुझे, तो कम से कम इसको देखिए। तो अब क्या लग रहा है कि भाई कुएं से पानी निकलता होगा और पानी यहां से फिर डाल दिया, यहां पे चला गया पानी। आप ध्यान दो, सीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी बात है ना। सीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बड़ी बात है। अब इसमें पानी डाला जा रहा है, पानी सूखेगा, फिर जरा गौर करो, पानी सूख जाएगा। तो ये दुनिया की पहली जलरोधी वाटर प्रूफ बिल्डिंग है। जलरोधी बिल्डिंग है, ये वाटर प्रूफ है, इसका फर्श
वाटर प्रूफ है। अगर ये कहता है विश्व की प्राचीनतम जलरोधी इमारत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, इट इज इन मोहनजोदारो, द ग्रेट बाथ। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ध्यान दो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, पानी भर जाएगा और फिर लोग इसमें स्नान करते होंगे, पानी गंदा होगा, तो पानी के निकासी के लिए जो नाली है वो पश्चिम दिशा में है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, नाली है। अगर आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी है, अगर आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें नाली का चित्र भी है। नाली की गहराई से मतलब नहीं है आपको, नाली में एक आदमी आराम से खड़ा हो सकता है। तो ये तो बात है कि सफाई के लिए आदमी भी जा सकता है उसमें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, नाली में टोड़ा मेहराब शैली के साक्ष्य मिलते हैं। टोड़ा मेहराब ये अपने आप में एक अपवाद है, ये अपने आप में एक अपवाद है। टोड़ा मेहराब शैली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उत्तर दिशा में आप देखेंगे कुछ कमरे पाए गए हैं, तो इन्हें ये कहा गया है कि हो सकता है ये पुरोहितों के आवास रहे हो, और ऐसा भी मान सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वो कपड़े बदलने के लिए नहाने के बाद किया जा सकता है। मुझे लगता है ये सारी बातें इससे क्लियर हो गई। दिशाएं किधर हैं, सीढ़ियां कहाँ हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में कुआं कहाँ है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में नाली है, वाटर प्रूफ इमारत है। इतना कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बात और यहां पे मुझे याद आ गई। जॉन मार्शल ने स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जॉन मार्शल ने स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल कई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे वो कांस्य नर्तकी को कहते हैं विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति। अभी जो वो कांस्य नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, उसके लिए जॉन मार्शल का स्टेटमेंट ये आता है कि ये विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति है। बात ये भी समझ में आ गई होगी। दो तीन हम आपको जल्दी से कुछ और एविडेंसेस बता देते हैं। जैसे ये कहा गया कि ये बताइए, मोहनजोदड़ो के कुछ विशेष एरिया हैं। एक पुरोहित का सिर देखा होगा, दाढ़ी युक्त पुरोहित का सिर है, दाढ़ी युक्त पुरोहित का सिर है ना। मोहनजोदड़ो से मिलता है, ध्यान रखना, डीके एरिया से मिलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नकारात्मक प्रश्नों वाली जो प्रवृत्ति है उनको पिकअप करने के बजाय उन प्रश्नों की तरफ फोकस करिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मुझे अच्छे से आप समझ पाइएगा, अपनी स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है। ये थोड़ा सा मेरी बात को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर मानिएगा। पढ़िए कितना भी कुछ, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं वहां पे गलती ना करिएगा। बस ये ना हो कि सर आपने बताया था वहां पे हमारा दिमाग नहीं काम किया, तो फिर ये गलती नहीं हो जाएगी, फिर ये एक प्री प्लान्ड गलती हो जाएगी। और ये प्री प्लान गलती जो होती है वो गलती नहीं होती, वो अपराध होता है। मेरी बात समझिएगा। और फिर इसी तरह वो जैसे कांस्य नर्तकी की बात आती है, अभी हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे, क्या बोलते हैं,
पशुपति शिव की मोहर पे भी बात कर लेंगे। कहां से नर्तकी है, ये कहां से मिली है, ये मोहनजोदड़ो के HR एरिया से मिली है। पहले तो ये जाने कि ये मोहनजोदड़ो की जो कांस्य नर्तकी है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति कहा है, ये कहां से मिलती है? HR एरिया से मिलती है, ध्यान दीजिएगा। और उससे भी ज्यादा इसको अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा क्या, इसकी जो मुखाकृति है, इसको किस मानव प्रजाति के करीब माना जा सकता है? ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ये आपके लिए हो सकता है एक नया प्रश्न हो, नहीं होगा नया, क्योंकि आप सबने पढ़ा बहुत है भाई। और सही बात तो यह है कि आपकी जानकारी बहुत है, बस केवल अनुभव की कमी है। जानकारी बहुत है आपके पास, उसका संयोजन और उसका कोऑर्डिनेशन और उसकी हैंडलिंग आपको नहीं पता है। पता सब है, बाकी सब पता है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और हैंडलिंग अनुभव से आती है। या तो आप मेरे अनुभव से सीखिए, या फिर 25 साल एक्सपीरियंस करिए और सीखिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने अनुभव से नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभव से सीखता है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जॉन मार्शल कांस्य नर्तकी को विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति कहते हैं। फिर एक बार ये बात आया है कि इसका निर्माण किस विधि से हुआ है कांस्य नर्तकी का, तो बताने की जरूरत है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, बताने की जरूरत है। इसका निर्माण द्रवी मोम विधि से हुआ है। इसी को कहा गया है मधुच्छिष्ट विधि। इसी को कहा गया है मधुच्छिष्ट। लॉस्ट वैक्स तकनीक है ना, द्रवी मोम। तो ये कुल मिला के, जैसे आप मोमबत्ती बनाते हैं, मोम को पिघला के सांचे में डाल देते हैं और बाद में सांचे को खोल लेते हैं और आपका वो मोमबत्ती बनके तैयार हो जाती है। अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो मैं बात करना चाह रहा हूं पशुपति शिव की मुहर पे। पशुपति शिव की मुहर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति शिव की मुहर, ये अर्नेस्ट मैके को मिलती है। ये एक ऐसी मुहर है, मैं एक छोटा सा जल्दी से यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। एक चित्र है जिसमें एक चौकी पर, एक मतलब चौकी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तख्त पर एक पुरुष आकृति बैठी हुई है। पुरुष आकृति योगासन की मुद्रा में बैठी है ना। ये त्रिमुखी पुरुष आकृति है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे एक त्रिमुखी पुरुष आकृति है, योगासन की मुद्रा में बैठी है। योगासन की मुद्रा योगासन की है। अब एक बड़ी बात है, चारों ओर पशुओं से घिरी हुई है। इधर भी कुछ पशु हैं और इधर भी कुछ पशु हैं, नीचे भी कुछ पशु हैं। तो किसको मिलती है? किसको मिलती है? बोले वो पशुपति शिव की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली। बिल्कुल ठीक बात है। किसको मिली है? अर्नेस्ट मैके को मिली है। इसकी पहचान आद्य शिव के रूप में, आद्य शिव के रूप में मतलब शिव जैसा,
शिव का प्रारंभिक रूप के रूप में किसने की है? तो ये देखिए, वो है जॉन मार्शल सर, का नाम याद रखिएगा। इसके बारे में मैं अभी बहुत सारी बातें कल भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बस ये अंतिम कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। क्लास में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ठीक है। तो जॉन मार्शल कह रहे हैं कि ये पशुपति शिव है। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? जॉन मार्शल क्यों ऐसा कहते हैं? तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो बात ये है कि ये त्रिमुखी पुरुष आकृति है। और जब ये त्रिमुखी पुरुष आकृति है तो कुल मिला के शिवा की पूजा भी, जो गॉड का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो यही है। गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, त्रिमूर्ति की पूजा जो है, त्रिमूर्ति की संकल्पना है। शिव की पूजा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में होती है। शिव की पूजा ही, वो पूछा गया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली वो मूर्ति जो है, संयुक्त वाली कॉन्सेप्ट, त्रिमुखी देव की पुरुष की आकृति कहां से मिली है, मूर्ति कहां से मिली है? आपको पता है, वो एलिफेंटा वाला कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताएंगे। तो फिर देखो यहां पे जी फॉर जनरेटर, जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा को देखा होगा आपने, ब्रह्मा है कैसे? चतुर्मुखी, चार मुख वाले, चार सिर वाले। मतलब जो जनरेटर है, जो क्रिएटर है, उसको चार सिर वाला होना ही चाहिए, उसके पास बहुत सारा दिमाग होना चाहिए। ऑपरेटर कौन है? विष्णु है। विष्णु के कदमों में कौन है? लक्ष्मी है। जो पालन करता है उसके पास लक्ष्मी होनी ही चाहिए। जैसे माँ बाप, माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं। फिर कह रहे हैं डिस्ट्रॉयर कौन है? तो वो महेश है, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। गॉड का कॉन्सेप्ट, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यही है, जीओडी गॉड। तो वो डिस्ट्रॉयर कौन है? तो वो डिस्ट्रॉयर महेश है। शिव का रौद्र रूप देखा होगा आपने, जटाजूटधारी, नरमुंडों की माला, है ना, शरीर पर शमशान की भस्म। तो ये देखने की बात है कि जो शिव का कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति वाला, वो वहां पे मैच करता है। कहां पे मैच करता है? यहां पे मैच करता है। योगासन की मुद्रा में है, योगी की मुद्रा में। शिव को योगी भी कहा गया है, पशुपति कहा गया है शिव को, क्योंकि वो पशुओं से घिरी हुई है वो आकृति, और शिव को पशुपति भी कहा जाता है। तो वो कहते, तो पशुपति का मतलब पशुओं का स्वामी। तो पशुओं का स्वामी ये मत समझ लीजिएगा कि जानवरों का स्वामी, वो जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका स्वामी। पशुपति, पशु का मतलब हम सब भी पशु हैं। और ध्यान दीजिए, बायोलॉजी में हम सब एनिमल किंगडम में आते हैं। बड़ी बात ये पशु, पशु का मतलब ही है पाश में बंधा हुआ व्यक्ति। पाश माने बंधन। जैसे हम सब माया के पाश में बंधे हुए हैं, माया के पाश में, मोह माया के पाश में। जैसे आपने एक शब्द और ध्यान दिया होगा कि वो नाग पाश बांधे ले गए, वो मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को नागपाश में बांध लिया, नागों के पाश में, नागों के बंधन में बांध लिया। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात, पाश माने बंधन। तो जो पशु, जीव आत्मा, जो जीव है जो पाश में बंधा हुआ है, वो पशु है। हम सब भी पशु हैं। और हमारा स्वामी, जिसकी कृपा के बिना पाश से, बंधन से मुक्ति ना मिले, मतलब मोक्ष, मुक्ति ना मिले, वो पशुपति है, शिव है, लॉर्ड शिवा है। जॉन मार्शल, कितनी बढ़िया बात है। और वो कह रहे हैं कि अब देखिए थोड़ा सा बड़ी बात आती है यहां पे, डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। आज की क्लास को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। कल हम लोग आगे लगभग नगरों को खत्म कर लेंगे, कोशिश ये करेंगे, फिर एक आध लेक्चर और ले लेंगे, सब कुछ कवर करके चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार, विदा।